मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तृतीय अध्याय प्रवर्तमान है तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का, जिसमें मध्य लोक की चर्चा हमने की और अधोलोक की चर्चा हमने की, और पिछली कक्षा तक हमने पूर्ण तीसरा अध्याय कर लिया है। आज हम इस तीसरे अध्याय को पुनः पुनरावलोकन करेंगे, जो सूत्र क्रमांक 20 से और सूत्र क्रमांक 39 तक इस अध्याय का पुनरावलोकन करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे, सूत्र को, उनके अर्थ को सामान्य तरीके से समझेंगे। आइए हम चलते हैं सूत्र क्रमांक 19 की तरफ। सूत्र क्रमांक 19 तक हमारा हो चुका है। 20 सूत्र क्रमांक 20 से हमें करना है। सूत्र क्रमांक 20, जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप के अंदर 6 पर्वत हैं और 7 क्षेत्र हैं, है ना। उन 6 कुलाचल पर्वतों से 7 क्षेत्र बन जाते हैं, भरत आदि। ये जो कुलाचल पर्वत हैं, उन कुलाचल पर्वतों के ऊपर, हर एक के ऊपर एक एक सरोवर है, और उस एक एक सरोवर के अंदर के बिल्कुल मध्यवर्ती भाग में एक कमल है, और उस कमल पर एक क्रमशः देवी का स्थान है, जो कि अकेली नहीं लेकिन अन्य देवों के साथ, है ना, अपने कुल के अन्य देवों के साथ, अपने परिकर के अन्य देवों के साथ वहां पर रहती है वे देवियां। और वे जो सरोवर हैं, उन सब सरोवरों से 2 क्रमशः नदियां निकलती है। ऐसी 14 नदियां इस जम्बू द्वीप में बहती है, जिसमें से पहले और छठे सरोवर से 3-3 नदियां निकलती है, बाकी 4 सरोवर से 2-2 नदियां, ऐसे कुल 14 नदियां निकलती है। तो उन नदियों के नाम क्या क्या है कि जो नदियां इस जम्बू द्वीप में बहती है ना, जम्बू द्वीप के सभी क्षेत्रों में अपने अपने प्रवाह के अनुसार ये बहती है। आइए हम देखते हैं सूत्र क्रमांक 20 और इसका अर्थ जानते हैं। गंगा सिंधु रोहित द्रोहितास्या हरिद्धरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्य कुला रक्ता रक्तोदाह सरितस तन मध्यगाह। तन मध्यगाह मतलब उस भरत आदि क्षेत्रों में बहने वाली जो नदियां हैं, उनके नाम हैं। देखिए सूत्रार्थ, इन भरत आदि क्षेत्रों में से गंगा सिंधु, रोहित रोहितास्या, हरित हरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्ण कुला, रूप्य कुला, रक्ता और रक्तोदा नदियां बहती। ठीक है, तो किस क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है और किस सरोवर से कौन सी नदी बहती है, हमको ये देखना है। क्योंकि 7 हमारे पास क्षेत्र है, 6 हमारे पास सरोवर हैं, तो ये नदियां हैं 14। तो किसमें से कौन कौन सी बहती है, ये हमें जानना है, और कौन सी किस क्षेत्र में है। आइए चित्र देख लेते हैं अपन। चित्र से ये चीज बात ख्याल में आ जाएगी। जम्बू द्वीप का चित्र देखिए आपके सामने है ना। सबसे पहला देखिए पद्म हरत लिखा हुआ है, हिमवन पर्वत के बीच में ये पद्म सरोवर बना हुआ है, नीले कलर में, है ना। इस पद्म सरोवर से 3 नदियां बहती है, एक पूरब से गंगा नदी, पश्चिम से सिंधु नदी, और उत्तर से बहती है इसके रोहितास्या नदी। तो गंगा सिंधु तो बहती है भरतखंड में, भरत क्षेत्र में, और रोहितास्या बहती है हेमवत क्षेत्र के अंदर। फिर दूसरा जो महापद्म सरोवर है, देखिए उसी क्रम में ऊपर की तरफ, तो यहां से बहती है दक्षिण से रोहित नदी और उत्तर से हरिकांता नदी। रोहित नदी
हेमवत क्षेत्र में और हरिकांता हरि क्षेत्र में। फिर तिगिंच सरोवर है, इससे भी दो, दक्षिण से बहती है हरित नदी जो कि हरि क्षेत्र में, और सीतोदा नदी उत्तर से बहती है जो कि विदेश क्षेत्र में जाती है। केसरी जो सरोवर है इसके दक्षिण से बहती है सीता नदी जो कि विदेश क्षेत्र में जाती है, उत्तर से बहती है नरकांता नदी जो कि रम्य क्षेत्र में जाती है। महापुंडरीक से भी दो, उत्तर दक्षिण, दक्षिण से बहने वाली नारी नदी रम्य क्षेत्र में, हिरण्यवत क्षेत्र में बहती है रूप्यकुला नदी, इस महापुंडरीक के उत्तर से निकलने वाली। और अंत में ये पुंडरीक नाम का सरोवर है, यहाँ से भी 3 नदियां हैं ना, पूर्व पश्चिम, ठीक है। तो इनसे पूर्व पश्चिम से देखिए निकल रही है रक्ता और रक्तोदा, और इसके स्वर्णकुला नदी निकलती है दक्षिण द्वार से जो कि हिरण्यवत क्षेत्र में बहती है। रक्ता रक्तोदा भरत क्षेत्र की ही तरह यहाँ म्लेच्छ आर्य खंड में बहती है, भरत एरावत क्षेत्र की तरह, ठीक है, एरावत क्षेत्र में बहती है। इस प्रकार ये 14 नदियों का विभाजन, 14 ही नदियां गिरती कहाँ हैं कि ये जाकर गिरती है लवण समुद्र के अंदर। ये 14 ही नदियां लवण समुद्र में जाकर गिरती हैं, ठीक है। कुछ नदियां पश्चिम समुद्र में गिरती है और कुछ नदियां पूर्व समुद्र में गिरती है। तो पूर्व में कौन कौन सी नदियां गिरती है, पश्चिम में कौन कौन सी नदियां गिरती है, इस चित्र के माध्यम से हमें समझ में आ ही रहा होगा। पूर्व से निकलने वाली है ना, और पूर्व दिशा की ओर बहने वाली, जैसे कि पद्म नदी, पद्महरत से गंगा नदी निकल रही है ना, पूर्व दिशा से, तो वो पूर्व समुद्र में मिल जाएगी। और ऊपर ऊपर जाते जाएंगे तो महापद्म, तिगिंच, केसरी और इनमें जो दक्षिण से निकल रही है नदियां, जो इनके दक्षिणी द्वार से नदियां निकल रही है, वे सब तो जा रही है पूर्व समुद्र में, पूर्व लवण समुद्र के अंदर, और जो इनके उत्तर से निकल रही है वो जा रही है पश्चिम लवण समुद्र के अंदर, ठीक है। लवण समुद्र पूर्ण गोल है, दिशा हमने जान ली। इसी तरह पुंडरीक के पूर्व से निकलने वाली रक्ता नदी जाके गिर रही है पूर्व समुद्र में, और पश्चिम से निकलने वाली रक्तोदा जाकर गिर रही है पश्चिम समुद्र में, ठीक है। और दक्षिण वाली जितनी भी उत्तर से जो निकलेगी सब पश्चिम में जाएगी समुद्र में, उत्तर से निकलने वाली सारी पूर्व समुद्र में जाएगी, और पूर्व पश्चिम से निकलने वाली क्रमशः पूर्व पश्चिम समुद्र में जाकर गिर जाएगी उस लवण समुद्र में। इस प्रकार का इनका क्रम होता है। यही बात आगामी सूत्र में भी आचार्य देव ने कही है। देखिए क्या कहा है, सूत्र क्रमांक 12, द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः। सूत्रार्थ देखिए, दो नदियों में से पहली नदी पूर्व समुद्र को जाती है। द्वयोर्द्वयो, दो का जो ग्रुप है, गंगा सिंधु का ग्रुप, रोहित रोहितास्या का समूह बन गया, हरित हरिकांता का बन गया, सीता सीतोदा का, ऐसे 14 नदियों के 7 ग्रुप बन गए, जो इनमें जिनके नाम पहले गंगा का नाम पहले आया, रोहित का पहले आया, है ना, फिर हरित, फिर सीता, फिर नारी, फिर सुवर्णकुल, फिर रक्ता। ये नदियां क्या है ना, जिनके नाम पहले कहे, वो नदियां पूर्व समुद्र की ओर, लवण समुद्र पूरा एक ही है लेकिन उसके 2 हिस्से हो जाते हैं मुख्य रूप से, एक पूर्व की दिशा वाला लवण समुद्र, पश्चिम की दिशा वाला। तो पूर्व दिशा पूर्व समुद्र की ओर, लवण समुद्र की ओर गिर जाती है, और जो शेष बच जाती है वो कहां गिरेगी कि वो पश्चिम की ओर गिरेगी। तो 7 नदियां पूर्व में और 7 नदियां पश्चिम दिशा में गिरती है। क्या है सूत्र देखिए, सूत्र क्रमांक 22, शेषास्त्व परगाः। सूत्रार्थ देखिए, किंतु शेष नदियां पश्चिम समुद्र को जाती है। जो नदियां शेष बच गई, शेषाः तु अपरगा, वो दूसरी दिशा में बहती है। इस प्रकार से 14 नदियों का क्रम बहने का रहता है। और ये नदियां अकेली नहीं है, ये नदियां आगे जाकर क्रमशः अपने अपने क्षेत्र में जाकर और अपनी सहायक नदियों से जाकर मिल जाती है, और मिलने के बाद वो लवण समुद्र में जाकर गिरती है। तो कितनी कितनी सहायक नदियां हैं एक एक इस महानदी की, है ना, 14 महानदियों की, वो हमको देखना है। तो देखिए सूत्र क्रमांक 23 में लिखा हुआ है, चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंध्वादयो नद्यः। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंध्वादयो नद्यः। ये जो गंगा सिंधु आदि नदियां हैं, ये 14 हजार परिवार नदियां हैं, ठीक है। देखिए सूत्रार्थ, गंगा और सिंधु आदि नदियों की 14 हजार परिवार नदियां हैं। गंगा सिंधु आदि जो नदियां हैं ना, इनकी अकेली नहीं है, इनके में आगे जाकर अपने अपने क्षेत्र में जहां बहती है वहां जाकर इनमें
क्रमशः सहायक नदियां इनकी मिल जाती है, परिवार नदियां इनकी मिल जाती है। तो गंगा सिंधु की 14,000 है। फिर ऊपर जाएंगे, ऊपर का जो ग्रुप है ना, रोहित रोहितास्या, इनकी 28,000 है। ठीक है। फिर हरित हरिकांता, इनकी 56,000 है। फिर सीता सीतोदा की 1,12,000, डबल। उसके बाद अपन फिर से कम आ जाएंगे, है ना, विदेश क्षेत्र के बाद फिर से वो ग्रुप बना कम आ जाएंगे। ठीक है। नारी नरकांता की 56,000, सुवर्ण कुला रूप्य कुला की फिर 28,000, रक्ता रक्तोदा की 14,000। ठीक है। ये इनकी इस प्रकार से सहायक नदियां हो जाती है। ये चार्ट हम देखेंगे, इस चार्ट में तो ख्याल में आ जाएगा हमको। पद्म सरोवर से नदियां कौन सी निकल रही है? गंगा, सिंधु और रोहितास्या। कहाँ कहाँ बहती है? भरत क्षेत्र में, एक हेमवत क्षेत्र में। ठीक है। फिर महापद्म से रोहित हरिकांता उत्तर दक्षिण से, तिगिंच से हरित सितोदा उत्तर दक्षिण, केसरी से सीता सितोदा उत्तर दक्षिण, है ना, महापुंडरिक से नारी रूप्य कुला उत्तर दक्षिण दिशा से, और पुंडरिक से सुवर्ण कुला रक्तोदा और रक्तोदा जो कि पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा से गिरती है, और एरावत क्षेत्र में इनका बहाव होता है, रक्ता रक्तोदा का, सुवर्ण कुला का, हिरण्यवत में। ये चार्ट में पूरा बता हुआ है चार सूत्रों का, है ना। और ये इनकी सहायक नदियां भी यहाँ पे दी हुई है। तो इससे हमको ये ख्याल में आएगा। इनका जो बहने का हमने देखा था विस्तार से कि किस प्रकार से नदियां बहती है। एक गंगा नदी का हमने समझा था, अन्य नदियों का भी उस हिसाब से समझना चाहिए। पद्म सरोवर के ठीक मध्य में, है ना, उत्तर से दक्षिण 500 योजन का विस्तार पद्म सरोवर का ठीक मध्य में से ये गंगा नदी निकलती है। 500 योजन उस पर्वत पर आगे जाकर, है ना, और गंगा कूट उससे आधा योजन पहले ही ये मुड़ जाती है, और मुड़ने के बाद में फिर ये क्रमशः और आगे बढ़ती है, और लगभग 523 योजन कुछ आगे जाकर फिर ये इसको जो हिमवन पर्वत है, ये वहां उसकी सीमा आ जाती है। तो वहां पर इसकी जहां से निकलती है वहां से मुखाकार आकृति बनी हुई है, नाली बनी हुई है। तो वो जो है वो वृषभ, गाय और सिंह के मिक्स चेहरे की आकृति, उसको वृषभाकार आकृति भी कहा गया है। वहां से फिर ये झरने की तरह नीचे नदी गिरती है, नीचे हिमवन पर्वत के मूल में जाकर गिरती है। वहां सरोवर है, सरोवर के मध्य में द्वीप है, द्वीप के ऊपर भवन बना हुआ है ना, और देवी देवों का, देवी का, और उसके ऊपर जो है उसके शीर्ष पर प्रतिमा विराजमान है, उनके ऊपर जाकर ये अभिषेक करती हुई मानो गंगा नदी गिरती है। ठीक है। अपनी धारा के साथ, और वहां से फिर आगे की ओर थोड़ा बहती है, जहां भरत क्षेत्र में विजयार्थ पर्वत आ जाता है। उस विजयार्थ पर्वत की जो खंड प्रपात गुफा है, उस गुफा में प्रवेश कर जाती है। इस गुफा में प्रवेश करने के बाद थोड़ा आगे जाने पर, 25 योजन आगे जाने पर, दो नदियां और जो है इसमें उन्मग्ना और निमग्ना नदियां मिल जाती है। उन नदियों को साथ में लेते हुए ये फिर उस विजयार्थ पर्वत से बाहर निकलते हुए दक्षिण भरत क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, और वहां फिर क्रमशः थोड़ी आगे बढ़ती हुई पूर्व दिशा की ओर मुड़ती हुई, और अंत में मागध नाम के द्वार से लवण समुद्र के अंदर अपनी 14,000 सहायक नदियों के साथ चली जाती है। ठीक है। इस प्रकार का वर्णन गंगा नदी है। इसी प्रकार का पश्चिम में सिंधु का होगा, और फिर ऊपर से क्रमशः क्रमशः अन्यों का भी जान लेना चाहिए। ये नदियों का स्वरूप है जो हमने समझा। फिर भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है ना, वो बताया है इसमें। देखिए सूत्र क्रमांक 24 के अंदर, भरत षड्विंशति पंच योजन शत विस्तार षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य। भरत मतलब भरत क्षेत्र का जो विस्तार है वो कितना है? षट्विंशति 26, पंच 526, शत पंच योजन, शत मतलब 526 योजन हो गया, और ऊपर कितना है? षट चेकोन विंशति भागा, एकोन विंशति षट 6/19। ठीक है, एक योजन का। तो क्या निकला इसका? देखिए भरत क्षेत्र का विस्तार 526 सहित 6/19 योजन का है। इसका जो विष्कंभ बाण आएगा बीच का उसकी बात है, क्योंकि वो पूरा जो है वो 1,00,000 योजन का बन जाएगा। जम्बू द्वीप का विष्कंभ है ना, जम्बू द्वीप से वो तो 7,000, और उसमें फिर 526 से 6/19, जब उसके में 190 भाग करेंगे तो 190वां जो भाग है वो 526 से 6/19 योजन का आ जाएगा, 1,00,000 का। इतना इसका मध्यवर्ती बाण है। ठीक है, इसका विष्कंभ है।
और इस प्रकार से ये भरत क्षेत्र का इन्होंने यहाँ पर आचार्य देव ने बताया है। और अन्य क्षेत्रों में कैसा है तो देखिए, सूत्र क्रमांक अपन चलते हैं 25 की तरफ। तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्ष धर वर्षा विदेहांता। एक भरत क्षेत्र का बता दिया, भरत क्षेत्र का समझ लीजिए इकाई है हमारे पास, तो उससे अपन सबका ज्ञात कर सकते हैं। तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्ष धर वर्षा विदेहांता। तद द्विगुण, उससे दुगुना दुगुना विस्तार है। आगे आने वाले जो पर्वत और नदी क्षेत्र हैं उनका दुगुना दुगुना विस्तार है। कहां तक कि विदेहांता, विदेह क्षेत्र तक, विदेह क्षेत्र तक, भरत क्षेत्र से शुरू करके विदेह क्षेत्र तक क्रमशः जो पर्वत क्षेत्र आएंगे उनका विस्तार अपने पिछले वाले से दुगुना दुगुना है। क्या है सूत्रार्थ? विदेह पर्यंत पर्वत और क्षेत्रों का विस्तार भरत क्षेत्र के विस्तार से दूना दूना है। ठीक है, जैसे भरत क्षेत्र का 526 से 6/19, तो उससे विस्कम्भ डबल हो जाएगा, है ना। 1052 सही 12/19 आ जाएगा किसका? हिमवन पर्वत का। तो उससे डबल उसके आगे के जो क्षेत्र है ना, हेमवत क्षेत्र का, ठीक है, उसके आगे फिर जो पर्वत महाहिमवन उसका डबल, उसके आगे फिर जो हरि क्षेत्र है उसका उससे डबल, फिर पर्वत निषद उसका उससे डबल, और विदेह क्षेत्र का जो है उससे डबल हो जाएगा। ठीक है, और फिर वापस क्रमशः घटता जाएगा। फिर क्या होगा कि उत्तरा दक्षिण तुल्याः, उत्तर के क्षेत्र और पर्वतों का विस्तार दक्षिण के क्षेत्र और पर्वतों के समान है। यानी विदेह क्षेत्र के ऊपर जो उत्तर का क्षेत्र है उसका नीचे के साथ में एक जैसा है, यानी भरत और ऐरावत एक जैसा है ना। हिमवन पर्वत और वहां जो शिखरी पर्वत है वो एक जैसा विस्तार, इस प्रकार से इसका बनेगा, है ना। देखिए इस चार्ट के अंदर भी आप समझेंगे तो समझ में आएगा। देखिए भरत क्षेत्र का 526 से 6/19 योजन विस्तार है। फिर हिमवन पर्वत का इससे डबल, हेमवत का हिमवन से डबल, महाहिमवन का हेमवत से डबल, हरि का महाहिमवन से डबल, निषद का हरि क्षेत्र से डबल, ठीक है, और विदेश क्षेत्र का निषद पर्वत से डबल हो जाएगा। फिर क्रम से कम होता जाएगा। फिर नील पर्वत का विदेश से आधा, रम्य क्षेत्र का नील पर्वत से आधा, रुक्मी पर्वत का रम्य क्षेत्र से आधा, हिरण्यवत का रुक्मी से आधा, शिखरी का हिरण्यवत से आधा, और ऐरावत का शिखरी से आधा। यानी ऐरावत और भरत क्षेत्र का विस्तार एक जैसा है। हिमवन और शिखरी पर्वत एक जैसे है, देखिए ऊपर नीचे। हेमवत और हिरण्यवत एक जैसे हैं, महाहिमवन और रुक्मी एक जैसे हैं, हरि और रम्यक एक जैसे हैं, और निषद और नील एक जैसे हैं, और विदेश क्षेत्र अपने ही समान है, उसके समान दूसरा नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ये रचना है। आपको हमको 526 से 6/19 योजन याद है, इंटू गुणा दो करते जाइए और आगे का हमें प्राप्त होता जाएगा विदेश क्षेत्र तक। ठीक है, भाग अगर बनाएंगे कितना हिस्सा कवर करता है भरत क्षेत्र, कितना हिस्सा में इसका विस्कम्भ है 1 लाख योजन के अंदर, तो 190वां हिस्सा इसका बन जाता है। 1 भाग प्रमाण, फिर ये आगे वाला 2 भाग प्रमाण, उसके आगे वाला 4 भाग, उसके आगे वाला 8 भाग, क्योंकि वो दुगुना दुगुना होता जाएगा। इस तरह से 64 भाग प्रमाण विदेश क्षेत्र है। फिर 32, 16, 8, 4, 2 ऐसा होता जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का वर्णन है इनके। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में कोई विशेष बात है जो उसके संबंधी सूत्र बताया काल परिवर्तन संबंध। देखिए सूत्र 27, भरत ऐरावत योर वृद्धि ह्रासौ षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्यव सर्पिणीभ्याम। देखिए सूत्रार्थ क्या है, भरत और ऐरावत क्षेत्रों में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के 6 समयों की अपेक्षा वृद्धि और ह्रास होता रहता है। तो भरत और ऐरावत क्षेत्रों में क्या होता है, 6 काल होते हैं, उत्सर्पिणी के 6 और अवसर्पिणी के 6, यानी कि काल चक्र का परिवर्तन। हालांकि काल तो सदा बदलता ही रहता है सर्वत्र, लेकिन उस काल के बदलने के साथ में उस क्षेत्र की स्थितियां, है ना, वहां का वातावरण, ये सब कुछ जो बदलता है, ये बदलाव भरत और ऐरावत क्षेत्र में होता है। और भरत ऐरावत क्षेत्र के अंदर भी 6 खंड हैं, उनमें सिर्फ जो आर्य खंड है वहां ही ऐसा परिवर्तन मुख्य रूप से देखने को मिलता है, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के 6 काल संबंधी परिवर्तन। ठीक है, क्या होता है उत्सर्पिणी और क्या होता है अवसर्पिणी? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, उत्सर्पिणी जीवों के शरीर की ऊंचाई, आयु आदि की क्रमशः वृद्धि होती है, और अवसर्पिणी में क्या होता है, जीवों के शरीर की ऊंचाई, आयु, धर्म आदि की क्रमशः हानि हो जाती है।
10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पिणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पिणी, दोनों मिलकर 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। ठीक है ना। अभी आप पूछ सकते हैं कि हम भरत क्षेत्र में हैं और आर्यखंड में है तो यहाँ क्या चल रहा है, तो यहाँ अवसर्पिणी काल चल रहा है। ठीक है। अवसर्पिणी काल के अंदर 6 काल हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5 6, उनके नाम क्या होंगे? सबसे पहला सुखमा सुखमा, फिर सुखमा, फिर सुखमा दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, दुखमा और अंत में दुखमा दुखमा। तो 5वां है तो अभी दुखमा काल चल रहा है। ठीक है। क्या होता है इनमें, तो देखिए अवसर्पिणी के जो पहले 3 काल हैं, पहला दूसरा तीसरा, सुखमा सुखमा, आप नाम याद रखेंगे तो चाहे अवसर्पिणी के हो या उत्सर्पिणी के, वो हमें इस नाम का सदा वैसा ही होगा। सुखमा सुखमा उत्तम भोग भूमि, सुखमा मध्यम भोग भूमि और सुखमा दुखमा जगन्य भोग भूमि होती है। और इसके बाद फिर कर्म भूमि स्टार्ट हो जाती है, जो कि 3 जो आगे के हैं वहां रहती है। तो भोग भूमि और में होते हैं तो क्या होता है कि वहां कर्म नहीं करना पड़ता, किसी प्रकार का आजीविका नहीं करनी पड़ती है ना, अस्सी मसी कृषि इत्यादि कुछ नहीं होता। वहां पर कल्प वृक्ष होते हैं, उन कल्प वृक्षों के माध्यम से ही इन्हें अपने जीवन के योग्य भोग सामग्री की प्राप्ति होती है, उत्तम भोगों की प्राप्ति वहां निरंतर होती है। युगल में जीवों का जन्म होता है। ठीक है ना। और वहां की भूमि जो होती है निष्कंटक पर्वत धूल इत्यादि से रहित होती है और सर्वत्र सब पुण्य की अनुकूलता है वहां पर प्रायः जीवों के पाई जाती है ना। वे जीव चौथे गुण स्थान तक प्राप्त करते हैं, क्योंकि संयम वहां पर प्राप्त कर किया नहीं जा सकता, क्योंकि वे अकेले होते नहीं, सदा युगल में ही वहां पर रहते हैं। इस प्रकार का ही वहां का वातावरण है। युगल में ही जन्म लेते हैं और युगल पुत्र पुत्री को जन्म देके उन्हें देखे बिना ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से कई प्रकार से भोग भूमि का वर्णन है। आयु और शरीर की ऊंचाई जो है वो क्रमशः घटती जाती है अवसर्पिणी के अंदर, है ना। पहले भोग भूमि के जो जीव हैं उनकी जो उत्कृष्ट आयु है वो कितनी होती है? ठीक है, 3 पल्य ऊंचाई जो है वो उनकी 6000 धनुष है। जब पहला काल खत्म होने आता है तब आते आते उनकी आयु 2 पल्ले रह जाती है और उनकी ऊंचाई जो है वो घटकर 4 धनुष। फिर दूसरे के अंदर 4 धनुष उत्कृष्ट ऊंचाई, 2 पल्ले आयु जो घट के, है ना, 1 पल्ले रह जाती है और ऊंचाई 2000 धनुष की हो जाती है। वो नीचे अगर आते हैं अपन तीसरे काल के अंदर तो उत्कृष्ट आयु उनकी जो रह जाती है वो 1 पल्ले, है ना, और जो कम होते होते 1 कोटि पूर्व की हो जाती है। ठीक है। और इनकी जो ऊंचाई है वो भी गिरकर 500 धनुष की हो जाती है। क्रमशः भोग भूमि के अंदर भी गिरना बढ़ना होता है, लेकिन कहा कि जहां भरत और ऐरावत क्षेत्र में जहां पर अशाश्वत भोग भूमियां हैं, यानी भोग भूमि से कर्म भूमि, कर्म भूमि से भोग भूमि बदलता रहता है वहां पर। ठीक है। लेकिन शाश्वत भोग भूमियां हैं जैसे उत्तर कुरु, देव कुरु, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, हिरण्य, ये जो है यहाँ सदा एक वैसा ही रहता है। वहां पर आयु ऐसी कम ज्यादा नहीं होती, सबकी एक जैसी होती है। ठीक है ना। ये कुछ अंतर है। फिर तीसरे काल का अंत आता है और भोग भूमि खत्म होकर फिर कर्म भूमि की शुरुआत होती है। वहां पर तीसरे काल का पल्ले का 8वां भाग शेष रहने पर जो है 14 कुलकर क्रम से होते हैं, एक के बाद एक, कुछ उनके बीच में समय में गैप भी होता है। ऐसे 14 कुलकर जो क्रमशः कल्प वृक्ष जो हैं उनकी कांति क्षीण होती है, अनेक प्रकार के परिवर्तन वातावरण में और मनुष्यों में भी होते हैं। तो उससे भयभीत न होते हुए कैसे अपन को नए वातावरण के हिसाब से खुद को ढालना है ना, और कैसे अब आगे का जीवन चलाना है, ऐसे धर्म कर्म का उपदेश वे देते हैं सभी 14 कुलकर। अंतिम कुलकर नाभि राय थे और नाभि राय के बेटे ऋषभ देव हुए थे, जो कि प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है। और फिर चौथे काल के अंदर 24 तीर्थंकर, है ना, 63 शलाका पुरुषों की उत्पत्ति होती है। ठीक है। और वे वहीं से चौथे काल में ही मुक्ति का भी विधान फिर शुरू होता है। यहाँ से जीव मोक्ष जाते हैं, है ना, 24 तीर्थंकर जब मोक्ष गए। ठीक है। ये सब होता है। और आगे फिर 5वां काल शुरू होता है जो दुख स्वरूप होता है। वहां पर जो है आयु है वो घट जाती है, छठे में और घट जाती है। ठीक है। छठे के अंत में जो है अवसर्पिणी के छठे के अंत में जो है प्रलय होता है। 49 दिन तक, 7 दिन तक 7 प्रकार की भीषण जो है वर्षा होती है अलग अलग प्रकार की, और सारी भूमि जो है वो जलकर नष्ट हो जाती है। तब कुछ तिरंचोर, कुछ मनुष्य के जो जोड़े हैं वो विजयार्थ पर्वत के अंदर और अथवा गंगा सिंधु की जो वेदिकाएं हैं वहां जाकर अपने आप का संरक्षण करते हैं, अथवा विद्याधर देव इत्यादि उनका संरक्षण भी करते हैं, विद्याधर और देव आदि। और फिर बाद में फिर से छठा काल खत्म हो गया। अब अवसर्पिणी
उत्सर्पिणी शुरू हो जाता है, उत्सर्पिणी का पहला काल और अवसर्पिणी का छठा काल कुछ कुछ एक जैसा है, ठीक है। इतना अंतर जरूर है कि अवसर्पिणी में हमेशा घटना घटना चलता जाएगा, हर चीज घटती जाएगी, और उत्सर्पिणी में हर चीज बढ़ती जाएगी, ठीक है। ऐसा उत्सर्पिणी का फिर पहला दूसरा चलता, उत्सर्पिणी का छठा काल जो है वो उत्तम भोग भूमि है, इसका नाम सुखमा सुखमा है ना। तो उत्सर्पिणी के अंदर जो तीसरा काल आएगा, दुखमा दुखमा पहला, दुखमा दूसरा और दुखमा सुखमा तीसरा, ठीक है, वो यहाँ के चौथे जैसा होगा अवसर्पिणी के। उस समय फिर 24 तीर्थंकर सब होंगे तो मुक्ति का विधान शुरू होगा। इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर भरत और ऐरावत में ये क्रम से अनादिकाल चल रहा है। ये अभी चल रहा है अवसर्पिणी, फिर खत्म, पांचवा अभी खत्म हो जाएगा, है ना। कितने कितने साल के हैं, तो 4 कोड़ा कोड़ी सागर का पहला अवसर्पिणी का, 3 कोड़ा कोड़ी सागर का दूसरा, 2 कोड़ा कोड़ी सागर का तीसरा, 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का चौथा काल, है ना, 21,000 वर्ष का पांचवा काल और 21,000 वर्ष का छठा काल। तो अभी ये 21,000 वर्ष का छठा पांचवा काल चल रहा है। इसको शुरू हुए कितना टाइम हो गया है कि भगवान महावीर के निर्वाण के 3 वर्ष 8 माह और 15 दिन बाद, यानी कि लगभग 3 साल और 8.5 माह बाद में ये पांचवा काल शुरू हो गया था, ठीक है। इसी तरह तब से लगभग समझ लीजिए 2,500 साल इसको हो गए हैं लगभग, है ना। और आगे अभी 18,500 साल जो हैं वो इसके बाकी हैं। इसके बाद फिर वो छठा काल आ जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे आप हम समझ ही रहे हैं कि किस प्रकार से स्तर जो है हर प्रकार से आयु, शरीर बल, शरीर की ताकत, है ना, मानसिक स्तर, भावना, भावनात्मक रूप से, है ना, स्थिरता, धर्म के प्रति प्रेम, सब कैसे कैसे घटता जा रहा है। इस प्रकार की स्थिति बनती है। पांचवें काल के अंत में फिर धर्म समझ लीजिए कि कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, खत्म हो जाता है, फिर छठा आएगा, फिर छठा फिर शुरू होगा, फिर पांचवा, फिर चौथा, इस प्रकार से व्यवस्था बनती है, ठीक है। इस प्रकार से ये काल परिवर्तन होता है ना। फिर इस काल परिवर्तन के बाद में ये, लेकिन ये सिर्फ यही होता है ना, और कहीं नहीं होता, सिर्फ इसी जगह पर होता है। बाकी सब जगह देवलोक जैसा है वैसा ही है, नरक लोक जैसा है वैसा ही है, म्लेच्छ खंड जैसे है वैसे ही है। बस म्लेच्छ खंडों में इतना है, यहाँ के जो म्लेच्छ खंड है, भरत क्षेत्र, आर्य ऐरावत क्षेत्र के जो म्लेच्छ खंड हैं, उनमें चौथे काल के शुरू से अंत तक और उसके फिर अंत से शुरू तक इतना परिवर्तन होता रहता है, बस, है ना, अपने एक निश्चित समय से। बाकी वहां कोई परिवर्तन नहीं होता है। विदेश क्षेत्र की जो कर्म भूमियां हैं, विदेश क्षेत्र में जो आर्य खंड है, चौथा काल सदा बना रहता है। म्लेच्छ खंडों में भी उसी प्रकार की स्थिति सदा बनी रहती है। इस प्रकार से होता है, और ऐसा पूरे 2.5 द्वीप के अंदर आर्य खंड वहां पर होता है, ठीक है। अन्यत्र स्थानों पर कितनी जीवों की आयु होती है और क्या होता है, ठीक है, हम देखते हैं अभी ये सूत्र क्रमांक 28 देखते हैं पहले। उसके अलावा ये भरत और ऐरावत क्षेत्र के अलावा क्या है, तो उसके बारे में बता दिया। देखिए यहाँ पर सूत्र दे दिया, ताभ्याम अपरा भूमयो वस्थिताः, ठीक है। ताभ्याम अपरा, उसके उन दोनों के अलावा जो भूमियां हैं वो सब अवस्थित है। क्या है सूत्रार्थ? भरत और ऐरावत के सिवा शेष भूमियां अवस्थित है। अवस्थित मतलब फिक्स, जैसी हैं वैसी हैं, ठीक है। तो देखिए भरत और ऐरावत के अलावा क्या क्या है, तो देख लीजिए, क्षेत्र का नाम भी दिया हुआ है, काल भी दिया हुआ है ना। देव कुरु, उत्तर कुरु, जो कि विदेश क्षेत्र के बीच में है, यहाँ हमेशा प्रथम काल जैसा उत्तम भोग भूमि, हरिरम्यक मध्यम भोग भूमिया दूसरे काल जैसा, अवसर्पिणी के हिसाब से दिए ना काल, हेमवत हिरण्यवत तीसरे काल जैसा, जगन्य भोग भूमिया, सदा सदा एक जैसा वातावरण रहेगा, आयु और सब सेम, 3 पल्ले 2 पल्ले 1 पल्ले, 6,000 धनुष, 4,000 धनुष, 2,000 धनुष। विदेह के अंदर चौथे काल की शुरुआत जैसा सदा वातावरण रहता है। भोग भूमि हमने देखी थी, अंतरद्वीप जो है वहां पर तीसरा काल तुल्य जगन्य भोग भूमि जैसा। मनुष्योत्तर पर्वत से स्वयं पर्वत तक असंख्या द्वीप और समुद्र है, वहां पर भी तीसरे काल जैसा। फिर स्वयं पर्वत के बाद क्या, ये स्वयं पर्वत जो है वो उस स्वयंभू रमण द्वीप के आधा आधे आधे में है, वलय वलय में, तो उसके बाद आधा द्वीप बच जाता है, फिर समुद्र बच जाता है पूरा। तो वहां क्या कि वहां पंचम काल जैसा वातावरण रहता है, ठीक है ना, वहां पंचम काल तुल्य वातावरण रहता है, और चारों कोने उनमें भी देवगति प्रथम काल तुल्य, नरक गति छठे काल तुल्य, ठीक है। और भरत और ऐरावत के म्लेच्छ खंडों में और विद्याधरों की श्रेणियों में क्या होता है, चौथे काल के आदि से अंत तक की हानि वृद्धि होती है, ठीक है। इस प्रकार का वातावरण रहता है। कितनी कितनी आयु होती है, क्या क्या होता है, क्योंकि आयु का आया था कि भाई आयु जो है वो घटती है बढ़ती है, तो क्या आयु होती है, कहां पर, वो बताया। देखिए सूत्र 29 में, सूत्र क्रमांक 29 आप देखेंगे,
एक द्वि त्रि पल्योपम स्थितयो हैमवतक हारि वर्षक दैव कुर्वकाः। हेमवत, हरिवर्ष और देवकुरु के मनुष्यों की स्थिति क्रम से 1, 2 और 3 पल्योपम प्रमाण है। इससे हम ये कहें कि जगन्य भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और उत्तम भोग भूमि के मनुष्यों की स्थिति क्रम से 1, 2 और 3 पल्योपम प्रमाण होती है। ठीक है ना, हमने देखा अभी कौन कौन सी। और इसके अलावा क्षेत्रों में क्या होता है कि तथोत्तराः, दक्षिण के समान उत्तर में स्थिति है। जैसे कि हेमवत में जो स्थिति है वही है ना, उसके जो समवर्ती उत्तर में क्षेत्र है उसकी है ना। देवकुरु जैसे उत्तर कुरु की है, हरि जैसी रम्यक की है, हेमवत जैसी हिरण्यवत की है। ऐसे उनमें भी यही जगन्य मध्यम उत्तम भोग भूमियां होती है और इतनी इनकी आयु होती है, पल्य। विदेहों में क्या होता है कि विदेहेषु संख्ये कालाः, कि विदेह क्षेत्र में, विदेहों में संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य होते हैं। ठीक है, उसमें उत्कृष्ट आयु होती है वो 1 कोटि पूर्व की होती है और कम से कम फिर अंतर्मूर्त तो है ही। ठीक है ना, इस प्रकार से ये सभी क्षेत्रों में आयु का क्या है हमने देख लिया। भरत ऐरावत का देख ही लिया, कम ज्यादा होती रहती है, बाकी क्षेत्रों में एक जैसी और विदेह में संख्यात वर्ष। ठीक है ना। फिर ये देखो कालों के नाम दिए हैं, स्थितियां दी है, मनुष्यों की आयु, शरीर की ऊंचाई कितनी है हमने देखा, सब वर्ण भी यहाँ दिया है, किसका वहां का वर्ण के सामने देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आहार वो कब ग्रहण करते हैं ये सब वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना। शुभ अवसर्पिणी के शुरू के 3 काल भोग भूमिया रहती है, फिर बाद के नीचे के 3 काल कर्म भूमिया बन जाती है। ठीक है, नाम भी दिए हुए हैं। और आहार देखो, सुषमा सुषमा में आहार 3 दिन बाद, उत्तम भोग भूमि में 3 दिन बाद देते हैं बेड़ जितना, फिर दूसरे मध्यम भोग भूमि के अंदर 2 दिन बाद बेहड़ा जितना, सुषमा काल में, सुषमा दुखमा जगन्य भोग भूमि में 1 दिन बाद लेते हैं, दूसरे दिन आंवले जितना आहार लेते हैं। ऐसे फिर दुखमा सुखमा आ गया कर्म भूमि का, उसमें प्रतिदिन दिन में 1 बार, कर्म भूमि दुखमा काल बहुत बार खाते हैं, और दुखमा दुखमा बारंबार तीव्रता गृद्धता के साथ। ठीक है, इस प्रकार से ये चार्ट के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है ना। अब आगे चलते हैं अपन सूत्र की तरफ। भरत क्षेत्र के विस्तार संबंधी एक और सूत्र आगे दिया है। देखिए 31 सूत्र यहाँ होंगे, 32वां सूत्र भरत क्षेत्र का विस्तार देखिए। भरतस्य विष्कंभो जम्बू द्वीपस्य 90 शतभागः। ये भरत क्षेत्र का विस्तार क्या है कि जम्बू द्वीप का 190वां भाग है। ठीक है, ये चार्ट हमने समझ 190वां भाग कहो, यहाँ 526 से 6/19 योजन भी उसको हम कह सकते हैं। तो कितना 190वां हिस्सा जो है इस जम्बू द्वीप का वो भरत क्षेत्र है। फिर क्रमशः बढ़ते बढ़ते आगे के पर्वत क्षेत्र आएंगे। ठीक है, अब ये तो जम्बू द्वीप की बात हो गई। धातकी खंड में क्या है कि द्विर धातकी खंडे, धातकी खंड में क्षेत्र तथा पर्वत आदि जम्बू द्वीप से दुगुने हैं। दुगुने मतलब विस्तार की बात नहीं, यहाँ जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, यहाँ जो बात संख्या की हो रही है। यानी यहाँ 1 भरत क्षेत्र है, वहां 2 भरत क्षेत्र है, यहाँ 1 हिमवन पर्वत है, वहां 2 हिमवन, यहाँ 6 कुलाचल पर्वत है तो वहां 12 कुलाचल पर्वत है ना। वो क्षेत्र एक जम्बू द्वीप जैसी, 2 जम्बू द्वीप जैसी रचनाएं हैं, एक पूर्व धात के खंड में, एक पश्चिम धात के खंड में। ठीक है ना, और फिर उनका क्षेत्र भी प्रमाण भी अपने अपने हिसाब से, विस्तार भी अपने अपने हिसाब से है। यहाँ एक सुमेरु पर्वत बीच में है तो वहां 2 पर्वत है, विजय और अचल, ऐसे करके। इस प्रकार से धात के खंड में। और फिर आगे का जो पुष्करवर वहां क्या है तो कहते हैं पुष्करार्धे च, आधे पुष्करवर द्वीप में भी ऐसा ही है जैसा धात के खंड में है। ठीक है ना, पुष्करार्ध में भी उतने ही क्षेत्र और पर्वत है, यानी कि 2 भरत क्षेत्र, 2 हिमवन पर्वत, 2 विदेश क्षेत्र, ये सब 2 मेरु है ना, विद्युन्माली और वो है ना मंदर और विद्युन्माली, इस प्रकार से। तो ये 2.5 द्वीप का है। देखिए विस्तार 45 लाख योजन पूरा बनेगा 2.5 द्वीप में। 2.5 द्वीप मतलब जम्बू द्वीप, धातकी खंड और आधा पुष्कर वर द्वीप। समुद्र 2 आ जाएंगे इसमें, लवण और कालोदधी द्वीप इसमें 2.5 है, जम्बू द्वीप, धातकी खंड और आधा पुष्कर वर। रचना जम्बू द्वीप में 1 मेरु संबंधी रचना है सारी। ठीक है, और धातकी खंड में 2 मेरु, जितना जम्बू द्वीप में उससे डबल, और आधे पुष्कर वर द्वीप में भी जम्बू द्वीप से डबल या धातकी खंड जितना, ये कह सकते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद क्या है, आधे पुष्कर के बाद कि एक मानुषोत्तर पर्वत है। ठीक है, उसके बाद आगे मनुष्य जा नहीं सकते हैं, तो उस संबंधी सूत्र देते हैं प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः। मानुषोत्तर से प्राक मतलब पहले ही मनुष्य होते हैं, मनुष्य जो होते हैं मानुषोत्तर से पहले ही होते हैं 2.5 द्वीप के अंदर, ये मतलब है उसका। ठीक है, और मनुष्य कैसे कैसे होते हैं, कितने प्रकार के, तो आर्या म्लेच्छाश्च, 36 सूत्र। मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, आर्य और म्लेच्छ।
आर्य मनुष्य वे हैं कि जिनमें धर्म प्रवृत्ति होती है, म्लेच्छ जिनमें धर्म प्रवृत्ति नहीं होती है। मुख्य रूप से ये भेद कर दिया। आर्य दो प्रकार के, रिद्धि प्राप्त आर्य और रिद्धि अनरिद्धि, रिद्धि प्राप्त अप्राप्त आर्य। जिन्हें रिद्धि प्राप्त, जिन्हें रिद्धि प्राप्त नहीं। मुनिराज इत्यादि है ना, अन्य रिद्धियों के धारी होते हैं, वे रिद्धिधारी आर्य की श्रेणी में आएंगे। विद्याधरों के पास भी विद्या होती है, ठीक है ना। हम और आप सब आर्य हैं, रिद्धि अप्राप्त आर्य हैं, ठीक है। म्लेच्छ दो प्रकार के हैं। कर्म भूमिया जो है, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, विदेश क्षेत्र में जो कर्म, वहां जो म्लेच्छ खंड है वहां रहने वाले। और एक अंतरद्वीप बताया की चर्चा हमने की थी, जो कि लवण समुद्र के अंदर टापू द्वीप बने हुए हैं, और कालो नदी में भी द्वीप बने हुए हैं समुद्र में। 48 यहाँ है, 48 वहां, ऐसे कुल 96 अंतरद्वीप हैं इन दो समुद्रों में, लवण समुद्र और कालो नदी समुद्र में। इन 96 अंतरद्वीपों पर भी मनुष्य रहते हैं। इनको कुभोग भूमि कहा जाता है। कुभोग भूमि के कुमानुष कहा जाता है। कुमानुष इसलिए कि इनका जो शरीर का आकार वगैरह है वो बहुत ही विचित्र प्रकार का और बेडोल होता है। और जघन्य भोग भूमि की यहाँ प्रवृत्ति होती है। एक टांग वाले मनुष्य है ना, खरगोश के मुंह वाला मनुष्य, इतने लंबे लंबे कान वाले मनुष्य, बंदर के समान मुंह, सुअर के समान मुंह है ना, बादल के समान मुंह वाले, मगरमच्छ के समान मुंह वाले, ऐसे एक जांग वाले, एक टांग वाले, गूंगे है ना, सींग वाले, इस प्रकार के मनुष्य वहां पर होते हैं। और पूर्व में किए गए कुछ धर्म की विराधना और जिन लिंग को धारण करके अनैतिक कार्य करना इत्यादि से इनके फल में ये मिलता है, ठीक है ना। गुफाओं और पेड़ों पर रहते हैं ये। एक जांग वाले जो होते हैं वो गुफाओं में रहते हैं, मिट्टी खाते हैं, बाकी सब पेड़ों के नीचे रहते हैं। इस प्रकार का इनका, इन सब की आयु एक पल्ले की होती है, ठीक है। आगे देखिए, भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूमियों अन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। क्या बताया, देव कुरु और उत्तर कुरु के सिवा भरत, ऐरावत और विदेह ये सब कर्म भूमियां हैं। भोग भूमि की बात है, कर्म भूमियां क्या हैं, देव कुरु, उत्तर कुरु ये हो गया। और इसके सिवा जो भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र है, यहाँ पर कर्म भूमियां हैं, ये कर्म भूमियां हैं। लेकिन और जो हरि, रम्यक, हिरण्यवत ये जो क्षेत्र हैं बीच के, ये भी ये भोग भूमियां ही हैं, ठीक है। यहाँ भी भोग भूमियां हैं, पर कर्म भूमियां कहाँ कहाँ ये बता दिया इसमें। ये भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र। विदेह क्षेत्र का जो बीच का हिस्सा, देव कुरु, उत्तर कुरु, वो छोड़ दिया है ना, पूर्व पश्चिम विदेह, वो सब कर्म भूमियां हैं। और ऐसे डबल करेंगे तो कुल कर्म भूमियां और कुल भोग भूमियां ज्ञात हो जाएगी। तो 15 कर्म भूमियां और 30 भोग भूमियां, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, ढाई द्वीप की। तो 15 को कर्म भूमियां, 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 विदेह, ठीक है, ढाई द्वीप का मिलाकर। ऐसे कुल मिला के 15 कर्म भूमि और 30 भोग भूमियां होती है। फिर ठीक है, देखिए फिर आयु कितनी क्या होती है, देखिए यहाँ पर बता दिया। नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। नृस्थिति मतलब मनुष्यों की जो उत्कृष्ट आयु है वह 3 पल्योपम है ना, उत्कृष्ट उत्तम भोग भूमि के मनुष्य के हिसाब से। और जो जघन्य आयु है वो अंतर मुहूर्त इस मनुष्य की होती है। और तिरिंचों में क्या होता है कि तिर्यक योनि जानाम च, तिर्यक योनियों की भी यही स्थिति है। तिर्यंचों की स्थिति भी उतनी ही है, यानी कि तिर्यंचों की उत्कृष्ट आयु भी 3 पल्ले की और उनकी जघन्य आयु भी अंतर मुहूर्त की होती है। तो तिर्यंच भी उत्कृष्ट 3 पल्ले आयु वाले कहाँ होते हैं कि उत्तम भोग भूमि में होते हैं। और कुछ तिर्यंचों की और ये अंतर मुहूर्त तो बता ही दिया। जघन्य आयु अपर्याप्तक की अपेक्षा देखिए लब्धि अपर्याप्तक जो है वे सब इनकी पर्याप्त पूर्ण नहीं होती, अंतर मुहूर्त ही उनकी आयु होती है, इस प्रकार से बताया। देखिए फिर तिर्यंचों की आयु बताई है ना, विशेष 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय देख सकते हैं यहाँ पर हम चार्ट में। और भी कुछ विशेष बातें, एक पूर्व में कितना होता है हमने पल्ले का भी देखा था कल, ठीक है ना, पल्ले किस प्रकार से निकालते हैं। तो इस प्रकार से रचना और ये सब हमने इस सूत्र के माध्यम से जाना और पढ़ा। इसके अतिरिक्त कुछ चर्चाएं और भी इस सूत्र में सीधी नहीं थी पर उससे संबंधित ही थी, वो हमने देखा। जैसे कि तीर्थंकरों की गणना हमने 170 तीर्थंकर कहाँ होते हैं, है ना, त्रिकाल 24, मध्य लोक के कृत्रिम चैत्यालय देखे हैं। फिर विजयार्थ पर्वत, वृषभांचल पर्वत जहां पर चक्रवर्ती अपना नाम लिखता है, गजदंत पर्वत, देवकुरु, उत्तर कुरु के निकटवर्ती, जम्बू वृक्ष जहां पर कृत्रिम